नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। चीन के बीजिंग शहर में शी जिनपिंग की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। वह लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन सकते हैं। कई जानकार बताते हैं कि महज 10 सालों में राष्ट्रपति जिनपिंग दुनिया के ताकतवर नेताओं में से एक बन गए हैं। इसलिए यह कहना कि उनके हाथ में सत्ता की कमान सौंप दी जाएगी गलत है। इसे यूं कहा जाए कि फिलहाल चीन की सत्ता उनके हाथों से लेकर किसी और को सौंपना किसी के वश में है ही नहीं। शी जिनपिंग के पास फिलहाल 3 पद हैं। वह बतौर महासचिव चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख हैं। इसके अलावा बतौर राष्ट्रपति जिनपिंग विश्व में चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से वो चीन के सैन्य बलों के कमांडर हैं, जिसके अंतर्गत चीनी सैनिक यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस आती है। जिनपिंग माओ त्से-तुंग के बाद चीन के सबसे शक्तिशाली नेता बताए जाते हैं। यही वजह है कि चीन में सर्वोच्च नेता के 2 कार्यकाल के नियम को 2018 में बदल दिया गया था, जिसके मुताबिक देश का सुप्रीम नेता 10 साल बाद अपना पद छोड़ देता है। अगर यह नियम नहीं बदला होता तो कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने का निर्णय नहीं ले सकती थी। संभव है कि 69 साल के जिनपिंग आजीवन चीन की सत्ता पर बने रहें। मार्च 2023 में जिनपिंग का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 2012 में वे चीन के राष्ट्रपति बने थे। महज 10 सालों में शी जिनपिंग दुनिया के ताकतवर नेताओं में से एक बन गए हैं। राष्ट्रवाद, अधिनायकवाद और लगातार सैन्य आधुनिकीकरण में जुटा हुआ चीन न केवल अपने देश के लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस के उद्घाटन के मौके पर शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान को अपने देश में शामिल करने के लिए वह अपनी सेना को ताइवान में उतारने के लिए भी तैयार है। यानी ठीक वैसे ही सैन्य कार्रवाई जैसी रूस ने यूक्रेन में की। उद्घाटन सत्र के दौरान गलवान घाटी संघर्ष का वीडियो भी चलाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महासभा के दौरान भारतीय सैनिकों से मार खाने वाले पीएलए रेजिमेंट कमांडर कुई फैबाओ को भी प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया गया था। मतलब साफ है, जिनपिंग आगे के वर्षों में आक्रामक रणनीति अपना सकते हैं, जैसा कि अब तक वह करते भी रहे हैं। लेकिन चीन अभी ज़्यादा बड़ा खतरा किसके लिए है, ताइवान के लिए या भारत के लिए? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है मसला क्या है। एक तरफ चीन में जिनपिंग की राजनीतिक हैसियत बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जीरो कोविड पॉलिसी के कारण चीन भारी आर्थिक नुकसान झेल रहा है। यही वजह थी कि 7 दिवसीय कांग्रेस के आगाज से एक दिन पहले शनिवार को चीन में शी जिनपिंग के विरोध में जबरदस्त और ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बीजिंग में सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल जिनपिंग को चुनौती देने वाला चीन में कोई नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि जिनपिंग अपने विरोधियों पर बेहद सख्त रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ गए उन पर केंद्रीय एजेंसियों की मदद से रेड डलवा दी गई और अंततः विरोधियों को भ्रष्टाचार के आरोप में दबा दिया गया। पत्रकार गोदी मीडिया बन चुके हैं, जो सरकार की तारीफ के अलावा कुछ और करने का दुस्साहस नहीं कर सकती। यही वजह थी कि कोरोना काल के दौरान चीन से वैसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली जो वहां की असल भयावहता को बता सके। मानवाधिकार को लेकर चीन पर लगातार सवाल उठते ही रहे हैं। जिनपिंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि उसने अपने सभी विरोधियों के खिलाफ जासूस बिठा दिए हैं, देश के अंदर भी और बाहर भी, जिससे उन्हें कुछ बोलने ही नहीं दिया जाता। कोई ना कोई आरोप लगाकर उसे देश विरोधी बता दिया जाता है। चीन ने जासूस वाली यह नीति दुश्मन देशों के खिलाफ भी अपनाया है। भारत समेत कई देशों में चीन के जासूस पकड़े गए हैं। जिनपिंग अपने पहले कार्यकाल से ही विदेशी नीति को लेकर बेहद आक्रामक रहे हैं। हालांकि इसकी एक वजह वहां की मजबूत अर्थव्यवस्था भी है, जो मौजूदा दौर में अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। फिलहाल विदेश नीति की बात करें तो वह बेहद आक्रामक है, खासतौर पर अमेरिका को लेकर। शी जिनपिंग ने हमेशा से वॉल्फ वॉरियर की नीति अपनाई है, फिर चाहे वह अमेरिका हो, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान या भारत। चीन आए दिन अमेरिका के खिलाफ आक्रामक बयान देता रहता है।
घरेलू स्तर पर चीन में जापान के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हो रही है। जिनपिंग के पहले कार्यकाल में दक्षिण कोरिया के सामान का बायकॉट किया गया था, जिससे उनका बिजनेस खतरे में आ गया। मौजूदा समय में चीन की विदेश नीति ताइवान के इर्द गिर्द है। जिनपिंग अपनी ताकत को शो ऑफ करने में यकीन करते हैं। देश के अंदर भी वो अपनी छवि माओ त्से तुंग के बराबर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रपति ने पर्सनैलिटी कल्ट कल्चर शुरू किया है। इस कल्चर के तहत वहाँ के अखबार, किताब, कॉमिक्स और कार्टून में जिनपिंग की वीरता और महानता के नए नए किस्से गढ़े गए। रविवार को कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में शी जिनपिंग ने कहा कि हांगकांग पर अब चीन का नियंत्रण स्थापित हो चुका है और अब बारी ताइवान की है। हमने ताइवान में विदेशी दखल को खारिज करने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। ताइवान चीन की वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है और उसे भी हम चीन में मिलाएंगे। यानी आने वाले समय में जिनपिंग राष्ट्रवाद का सहारा लेने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया जा रहा है कि अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले चीन ताइवान को लेकर कोई सख्त कदम भी उठा सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में शी जिनपिंग ने वादा किया था कि वह ताइवान को चीन के साथ मिलाकर रहेंगे। अगस्त में जब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गईं तो पीएलए ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल लॉन्च कर दी। यानी चीन की सेनाओं ने पहले ही मिलिट्री ड्रिल की तैयारी कर रखी थी। अमेरिका से करीबी के बीच ताइवान के चीन से रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। जुलाई 2022 में अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन से फोन पर बात करते हुए ताइवान को लेकर जिनपिंग ने कहा था कि अमेरिका आग से खेद रहा है। इधर चीन और रूस के करीबी अमेरिका को परेशान कर रही है। पिछले एक दशक के शासन के दौरान चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना का निर्माण किया है। इसके अलावा चीन ने एक परमाणु और बैलिस्टिक शस्त्रागार में भी बड़ा इजाफा किया है। यही कारण है कि चीन के पड़ोसी देश भारत, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे देश अपनी सैन्य शक्ति को चीन के बराबर खड़ा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। संभव है जिनपिंग के अगले कार्यकाल के दौरान इंडो पैसिफिक में हथियारों की दौड़ तेज हो। इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि भारत इन दिनों नई नई मिसाइलें, एयर डिफेंस, पनडुब्बियां, लाइट टैंक जैसे हथियारों पर फोकस कर रहा है, जबकि दक्षिण कोरिया ब्लू वाटर नेवी विकसित कर रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां खरीद रहा है। वहीं अगर भारत के नजरिए से देखें तो चीन बार बार भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है। एलएसी पर चीन के बढ़ते घुसपैठ के बीच कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रहती है कि भारतीय क्षेत्र पर चीन अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है, लेकिन सरकार अपनी छवि बचाने के लिए चुप है। दरअसल जून महीने में एलएसी के पास चीनी एयरफोर्स के युद्धाभ्यास करने का खुलासा हुआ था। जानकारी के मुताबिक इसमें चीन ने वायु रक्षा हथियारों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में चीन का एक एयरक्राफ्ट एलएसी पर तैनात भारतीय जवानों की पोजीशंस के बहुत नज़दीक आ गया था, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स एक्टिव हो गई। हालांकि भारत की चेतावनी के बाद चीनी एयरक्राफ्ट वापस चला गया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पीएम मोदी पर देश को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर दावा किया कि जिस एससीओ सम्मेलन में मोदी गए थे वहीं पर शी जिनपिंग ऐसे मानचित्र बांट रहे थे जिनमें लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया था। इन क्षेत्रों को दूसरे आधिकारिक नाम भी दिए गए थे। रूस भी अपने मैप में चीन के दिए नाम स्वीकार कर लिए हैं। वहीं अर्थव्यवस्था की बात करें तो चीन की अर्थव्यवस्था 17.7 ट्रिलियन डॉलर की है, जो आज की 3.1 ट्रिलियन डॉलर वाली भारतीय अर्थव्यवस्था से लगभग 6 गुना ज़्यादा है। सिर्फ जीडीपी की बात कर लें तो आज चीन की जीडीपी भारत से 5.46 गुना बड़ी है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर की थी, जबकि चीन की 17.7 ट्रिलियन डॉलर की। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि चीन की अर्थव्यवस्था यहीं रुक जाती है और भारतीय अर्थव्यवस्था 7 से 7.5% की दर से लगातार बढ़ती रहती है, तो भी चीनी अर्थव्यवस्था को पार करने में भारत को लगभग 25 साल लगेंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के अध्यक्ष विवेक देबरॉय के एक बयान के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2047 तक 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।
बशर्ते अगले 25 वर्षों में वार्षिक औसत वृद्धि 7 से 7.5% हो। यह अगस्त महीने का बयान है। जबकि मंगलवार को IMF ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7.4% से कम होकर 6.8% होगी और 2023 में इससे भी कम। ऐसे में भारत चीन के आसपास है भी या नहीं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली। नमस्कार सर, हमारे आज के कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि सर, हाल के दिनों में अमेरिका को लेकर चीन बहुत खुलकर बोलता रहा है, चाहे वो ताइवान के मामले में हो या फिर जो अभी हाल फिलहाल में वहाँ से जो नेंसी पॉलिसी है, जब वो आई थी यात्रा पे ताइवान पे, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ आना ठीक नहीं, विरोध किया था। उसके अलावा फ़ोन पे कहा था कि आप आग से खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग विथ फायर। तो वो अमेरिका को लेकर बहुत आक्रामक है। क्या रूस के साथ मिलकर चीन और रूस अमेरिका को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, चुनौती देने की, चैलेंज देने की कोशिश कर रहा है? वो तो है ही है। 10-15 साल से उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दोनों ने वीटो एक्सरसाइजिंग किया था बहुत सारे इश्यूज पर। अभी यूक्रेन पे भी चीन और रूस ने इकट्ठे मिलकर नो लिमिट्स पार्टनरशिप बनाया। लेकिन इस कांग्रेस में 20वां कांग्रेस में उन्होंने ऐसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि सेफगार्ड चाइना's डिग्निटी एंड कोर इंटरेस्ट। तो ताइवान, तिब्बत, साउथ चाइना सी, हांगकांग, मकाओ, सिंजियांग, ये कोर इंटरेस्ट है उनका। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो आपका सवाल ये था कि वो ताइवान पे हमला करेगा, भारत पे हमला करेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ताइवान पे हो सकता है, लेकिन भारत पे नहीं, क्योंकि भारत का नाम उठा नहीं है इसमें। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, जो तिब्बत में कोर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। कोर इंटरेस्ट का मतलब यह है कि सीमा विवाद के बारे में भी थोड़ा सा असर है इसमें। जो चीन की एक विस्तारवादी सोच रही है, जिसमें वो मानते हैं कि जो गुलामी से पहले का चीन था, उसका जो एरिया था, हमें उसे वापस पाना है। आप कह रहे हैं कि उस पर भी चीन काम करता रहेगा? हाँ, ये चाइना रिजुवेनेशन के कॉन्सेप्ट में जो उन्होंने सोचा कि उसका कोई जमीन किसी ने छीन लिया। पहले ये नहीं कहा कि उन्होंने ये जगह मेरा है। उनका सबूत भी नहीं दिया था, बल्कि हमारा कुछ 22 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स हुई, जिसमें कोई उन्होंने नक्शा पेश नहीं किया कि गलवान उसका है। और मैप कभी उन्होंने भारत को दिया कि नहीं दिया कि अक्साई चिन या गलवान उनका जमीन है। तो ये नए सबूत कभी नहीं दिया उन्होंने। और अभी आकर उन्होंने कुछ अक्साई चीन को कब्जा कर लिया उन्होंने। सर, अभी आपने कहा कि कोरोना की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हुई है। इसके बावजूद अगर अभी देखें भारत की इकोनॉमी तो 3.1 ट्रिलियन इकोनॉमी की है, जबकि चीन जो है लगभग 6 गुना ज्यादा है। क्या भारत कहीं भी चीन के आसपास है उसको चैलेंज देने में? नहीं, भारत ये नहीं कोशिश कर रहे हैं कि चीन का जीडीपी है उसको सरपास करने के लिए। सिर्फ भारत ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना लोगों के लिए कुछ भला करें। चीन से कोई कंपैरिजन नहीं है भारत का। अगर चीन 6 गुना ज़्यादा है तो वो उनका प्रॉब्लम है, उनका प्रॉस्पेक्ट है। चलिए, आप हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।